पति पत्नी के झगड़े में सबसे कॉमन बात है कि 498A की एफआईआर दर्ज करवाना। चाहे आपने दहेज के लिए परेशान किया हो चाहे नहीं किया हो, ये फिक्स है। अगर वाइफ घर पे जा रही है और आपको उससे कोई इशू है या उसको आपसे कोई इशू है तो वो एक ही काम करेगी, 498 की एफआईआर दर्ज कराना। हमने कई सारे वीडियो बनाए जहां आपको बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त होती जा रही है 498A की एफआईआर के विरुद्ध। उनका एक कहना है कि आप जो सच्चाई है वो लिखाएं, ये जो आप एक्स्ट्रा वर्जन लिखाते हैं जस्ट बिकॉज किसी के परिवार को फंसाने के लिए, वो सख्त गलत है। अभी वापस 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि किन कंडीशंस में 498 आप पे नहीं लगेगा। ये जो परंपरा है कि उसके पूरे घर वालों को फंसाने की, उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने को बोला है, जानेंगे आज इस वीडियो में और इस जजमेंट में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 498A के लैंडमार्क जजमेंट की। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या आप किसी पे अपनी लीगल ओपिनियन चाहते हैं, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं यशोदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस लैंडमार्क जजमेंट नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट होने के बाद ऐसा वाइफ का एलिगेशन होता है कि वो मुझे हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली दहेज के लिए परेशान करती है। 498A की एफआईआर भी वो करवाने जाती है, लेकिन इसी बीच कुछ सर्कमस्टेंसेस और बढ़ जाती है और वाइफ की अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है। जब ये होता है तो अल्टीमेटली वाइफ के जो फादर होते हैं वो 498A और 304B यानी दहेज हत्या के अंदर एक मामला दर्ज कराते हैं पति और उसके पूरे परिवार के खिलाफ। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उन सब के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल शुरू होती है। ट्रायल होने के बाद सबको सज़ा भी हो जाती है, लेकिन सज़ा सबको होती है 498A आईपीसी में, क्योंकि दहेज हत्या वो मानते नहीं है, लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि दहेज के लिए परेशान किया गया। अभी जितने भी आरोपी होते हैं उनमें से एक आरोपी होता है ब्रदर इन लॉ, यानी हस्बैंड की सिस्टर का हस्बैंड, यानी जो जियाजी था उसके ऊपर भी उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई होती है और जिनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया होता है। अब वो हस्बैंड पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंच के वो ये कहते हैं कि मेरा इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर में स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं उसके हस्बैंड की बहन का हस्बैंड हूँ जो एक दूसरे घर में रहता है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ उस बेसिस पे आपने मेरा नाम लिया, और ना सिर्फ नाम लिया, पुलिस ने मेरे खिलाफ चार्जशीट भी कर दी और ट्रायल कोर्ट ने मेरे खिलाफ कन्विक्शन भी कर दिया, जो सरासर गलत है। मुंबई हाईकोर्ट उनकी बात से सहमत होती है, लेकिन सहमत होकर ये बात कहती है कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं और आपके खिलाफ ये जो 498A का जो कन्विक्शन है उसको तो बरकरार रखेंगे, लेकिन हम आपके सेंटेंस को अंडरगोन में फ्री कर देते हैं। मतलब आपने जितनी सज़ा अपने जेल में अभी तक काट ली है उसमें आपको हम फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बेसिकली हाईकोर्ट एक आजकल एक नया फंडा अपनाती है कि अगर आप जब कन्विक्शन की अपील में जब हाईकोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि जितनी सज़ा काट ली है उतने में हम आपको अंडरगोन में फ्री कर देते हैं। लेकिन वो ब्रदर इन लॉ यानी जो जीजाजी होते हैं वो इस बात को कहते हैं कि मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि मैं जेल में कितना रहा या नहीं रहा, मुझे इस बात से मतलब है कि मेरे साथ गलत सलीका किया गया, मेरे साथ आपने गलत किया क्योंकि मेरा कोई रोल ही नहीं था, फिर भी आपने मुझे कन्विक्शन किया और आज की तारीख में ये जो कन्विक्शन का ठप्पा है मेरे, उस कारण से मेरी सरकारी जॉब भी चली गई और ये मेरे लिए बड़ा नुकसान है। अल्टीमेटली वो इस बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा इंसिडेंट है जो उसकी वाइफ के फादर ने एफआईआर दर्ज कराई थी दहेज को परेशानी के लेकर, वो थी जनवरी 2010 की। वहीं मेरी शादी हुई है अक्टूबर 2010 में, यानी मैं उस घर का जवाई बनता हूँ अक्टूबर 2010 में। उससे पहले उसके घर में कोई एक लेडी की शादी हो रखी होती है, वो वाइफ आई हुई होती है जो जनवरी में आई हुई है, उसके लिए कोई दहेज को लेकर बात हुई है, तो मेरा कहाँ से रोल आ गया। तो उनका पहला कंटेंशन ये था कि पहली बात तो जिस दिन का एलिगेशन है उस दिन तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं उस घर का जवाई भी नहीं बना था, तो मेरा कोई रोल नहीं हो सकता। सेकंड, अगर आप एफआईआर को भी देखें तो सिर्फ ये बोला गया है कि इन सब लोगों ने परेशान किया, देयर इज़ नो डायरेक्ट एलिगेशन ऑन मी, या कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि मैंने किसी तरीके से उसको परेशान किया हो। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नहीं कई जजमेंट्स में बात को बोला है कि सिर्फ नाम लिखने से कोई मुलजिम नहीं बन जाता, आपको उसका स्पेसिफिक रोल बताना होगा।
ये सारी बातें सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद हैरान हो गई कि जिस पर्सन की शादी ही उस समय तक नहीं हुई थी, जो उस घर का जवाई बाद में बनता है, सिर्फ नाम लिखाने से पुलिस ने उसको मुलजिम मान लिया, नीचे ट्रायल कोर्ट ने सजा भी कर दी और हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम इस पर हमारी कड़ी गाइडलाइंस दें। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने एक के बाद एक कई जजमेंट दिए। आपको ध्यान होता तो प्रीति गुप्ता और सिस्टर ऑफ झारखंड का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और यही नहीं, हाल ही में एक अचिन गुप्ता का भी जजमेंट दिया। इन सब जजमेंट की अगर हम बेसिक मर्म को समझें तो वो यही कहते हैं कि जो सच्ची घटना है वो लिखा जाए, अननेसेसरी पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए उसके सारे परिवार वालों का नाम ना जोड़ा जाए। अगर किसी के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो हमें एफआईआर रिक्वेस्ट करनी होगी, और हम हाईकोर्ट को भी डायरेक्शन देते हैं कि एफआईआर रिक्वेस्ट करें। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वापस इन सारे जजमेंट्स को वापस रीट्रेट करते हुए इस जजमेंट में भी ये बोला कि हम उस ब्रदर इन लॉ यानी जो जियाजी है जिसका कोई रोल नहीं था, उसकी सज़ा को हम क्वेस्ट एंड सेट असाइड कर रहे हैं, उसको हम फ्री कर रहे हैं, और आगे से इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अब अगर कोई इस तरह से किसी को फंसाएगा तो उसके पास पूरा राइट है कि वो हाई कोर्ट जाए और अपने एफआईआर क्वेश्चन लगाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके खिलाफ भी किसी ने 498 का मुकदमा लगा दिया और अगर आप हस्बैंड नहीं और बाकी डिस्टेंट रिलेटिव हैं तो आप इस जजमेंट को यूज़ करके अपने एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।